हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। आज हम आपके सामने लेके आए कंसाइनमेंट अकाउंट, चैप्टर नंबर 6, यूनिट नंबर 3, लेक्चर नंबर 2। मुझे उम्मीद है जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने की थी कंसाइनमेंट में वो आपको समझ में आ गई होगी और आपने बेसिक बड़े अच्छे से कर लिया होगा। अब एक नई चीज का डिस्कशन करते हैं, गुड्स इनवॉइस्ड अबाउट कॉस्ट। पहले तो इसका मतलब समझेंगे, रीजन समझेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे। ठीक है सर, पहले इसका रीजन और मीनिंग समझना स्टार्ट करते हैं। एक है कंजाइनर और एक है कंजाइनी। ठीक है जी। कंजाइनर ने कुछ गुड्स कंजाइनी को क्या कर दी? ट्रांसफर। हाँ सर, मैं कुछ वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि इस कंजाइनर ने तो कंजाइनी बहुत सारे रखे होंगे, हो सकता है 10 कंजाइनी रख रखे हो, 20 रख रखे हो, 50 रख रखे हो, कितने भी हो सकते हैं। अब इस कंजाइनी ने गुड्स को सेल किया, सुबह से लेकर शाम तक ये दुकान पे बैठा रहा, इसने गुड्स को क्या करा? सेल। वो बात मान ली कि गुड्स कंजाइनर ने बना के दी है, वो बात मान ली कि गारंटी वारंटी आफ्टर सेल सर्विसेज कंजाइनर ने दे रखी है, लेकिन भाई साहब ये सुबह से लेकर शाम तक बैठा तो है, और किसके चक्कर में बैठा है? कमीशन के चक्कर में बैठा है, जो इसको बचेगा। हालांकि इस कंजाइनी के जो दुकान के खर्चे हैं वो खर्चे कंजाइनर दे रहा है, लेकिन वो खर्चे कंजाइनी की इनकम थोड़ी ना है। कंजाइनी ने रेंट दिया, कंजाइनर ने रेंट वापस दे दिया, कंजाइनी ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, कंजाइनर ने वापस दे दिया, तो कंजाइनी को तो सिर्फ इनकम के रूप में कमीशन बचेगा। हाँ सर। अब मान लो कंजाइनी का पूरे साल का कमीशन फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए बन रहा है। कितना बन रहा है जी? 2 लाख रुपए। और इस कंजाइनी को कंजाइनी रखने की वजह से कंजाइनर का जो प्रॉफिट आ रहा है वो फॉर एग्जांपल वो भी आ रहा है 2 लाख रुपए। वो भी कितना आ रहा है? 2 लाख रुपए। मतलब कंजाइनर ने कंजाइनी को पॉइंट किया, कंजाइनर ने पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक दुकान खोली और उसके बाद जो पूरे साल के एंड में प्रॉफिट अर्न किया वो कितना था? 2 लाख। अब कंजाइनर ने जब कंजाइनमेंट अकाउंट विद दिस कंजाइनी बनाई, इस कंजाइनी का नाम रख लेते हैं राम। ठीक है जी। कंजाइनर ने राम को कंजाइनी रखने के बाद कंजाइनमेंट अकाउंट बनाया राम वाला, और उससे प्रॉफिट निकल के आया 2 लाख रुपए। मतलब कंजाइनर को राम को एजेंट बनाने की वजह से एक साल में क्या प्रॉफिट हुआ? 2 लाख। और राम को खुद क्या प्रॉफिट हुआ? 2 लाख। राम कह रहे यार ये तो गलत है, ये तो अन्याय है, ये तो अत्याचार है, मैं सारा दिन काम करता हूं 2 लाख रुपए मुझे मिलते हैं, और कंजाइनर को बिना कुछ करे सीधा 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ये कंजाइनी झगड़ा करेगा। क्या झगड़ा कर सकता है ये? या तो ये अपने कमीशन को इंक्रीज करने की डिमांड करेगा, ठीक है जी, या ये छोड़े कहेगा कि मैं आपका एजेंट नहीं बनता, मैं आपकी एजेंसी छोड़ रहा हूं, या ये कंपटीशन का बिजनेस करने के लिए खुद आ जाएगा। मतलब ये कहेगा भाई जब मैं तेरा नाम लेके चीज बेच सकता हूं तो वैसी चीज खुद बना के खुद भी बेच सकता हूं। धीरे धीरे मान लो इसको कंजाइनी बने मान लो 5 साल हो गए, और इसको पूरी इंफॉर्मेशन है, सामान कहां से आ रहा है, कैसे बन रहा है, कितने का बन रहा है, कितने का बिक रहा है। तो कहता है भाई जब मैं तेरा नाम लेके दुनिया को चीज बेच सकता हूं तो मैं अपनी खुद की चीज बना के भी बेच सकता हूं। तो ये कंजाइनी इस कंजाइनर से ही पंगे करने शुरू कर देगा, उलझना शुरू कर देगा। अब कंजाइनर कहता है भाई ये तो गड़बड़ है। तो कंजाइनर कंजाइनी को सच नहीं बताएगा, कंजाइनर कंजाइनी को सच नहीं बताएगा। कंजाइनर 100 रुपए की चीज कंजाइनी को 120 रुपए में ट्रांसफर करेगा और कहेगा देख भाई ये चीज 120 रुपए की है, आपको आगे 130 में बेचनी है, 10 रुपए का प्रॉफिट है, इसमें से कुछ तुम कमीशन ले लेना, कुछ मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अब मान लो इस कंजाइनी का कमीशन है मान लो 6 रुपए, तो कंजाइनी क्या सोचेगा? 10 रुपए के प्रॉफिट में से 6 रुपए मैंने कमीशन ले लिया, सिर्फ 4 रुपए कंजाइनर के पास गए, और सारी सिरदर्दी कंजाइनर की है। गुड्स को बनाना, क्वालिटी अच्छी मेंटेन करना, टाइम पर माल सप्लाई करना, आफ्टर सेल सर्विसेज, गारंटी वारंटी सब किसके है? कंजाइनर की। और कंजाइनर के नाम की वजह से चीज बिक रही है। तो कंजाइनी कहता है कोई नहीं, 4 रुपए तू कमा, 6 रुपए मैं कमाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में कंजाइनर 20 रुपए तो ये प्योर कमाए बैठा है, 4 रुपए और कमाए बैठा है, टोटल कितने रुपए कमाए बैठा है? 24। लेकिन अगर कंजाइनी को ये पता चल जाए कि कंजाइनर का प्रॉफिट 24 रुपए पर पीस है तो कंजाइनी एक्स्ट्रा कमीशन की मांग करेगा। लेकिन कंजाइनी को जब मैंने झूठ बोला तो कंजाइनी को लगा कि कमीशन कम कमाया जा रहा है, तो कंजाइनी कमीशन इंक्रीज करने की डिमांड नहीं करता, कंपटीशन के बिजनेस में आने की नहीं सोचता। इसलिए कंजाइनर कंजाइनी को चीज अबाउ कॉस्ट पे इनवाइस कर देता है, मतलब जितनी उसकी कॉस्ट है उससे ज्यादा में ट्रांसफर कर देता है।
ठीक है जी। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होगा जैसे पहले होता आया है। मैं आपको करके दिखाता हूं एग्जाम्पल। सर हमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 याद है। मैंने कहा अच्छी बात है, अगर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 याद है तो उसी इलस्ट्रेशन नंबर 1 के सीक्वेंस में पढ़ना करते हैं स्टार्ट। सपोज in the above example given if the invoice is cost plus 20% that is rupees 60,000। कह रहे सारा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ। मतलब हम पहले तो कल वाले नोट्स उठा लेते हैं। हाँ सर, कल वाले नोट्स उठा लो। देखिए जरा ध्यान से, कंजाइनर का सामान कितने का था, 50 का। उसने ट्रांसफर कितने में किया था, 50 में। कह रहे आज 50 में ट्रांसफर नहीं कर रहा। मैंने कहा अच्छा, कितने में ट्रांसफर कर रहा है। कंजाइनर जिसका नाम है एक्स, कंजाइनी को जिसका नाम है वाई, 50,000 रुपीज की कोस्ट वाली चीज ट्रांसफर कर रहा है कोस्ट प्लस 20% पे। ठीक है जी, कोस्ट कितनी है मेरी, 50,000। 50,000 का 20% कितना हो गया, 10,000। 50 प्लस 10 कितना हो गया, 60,000। यानी कि कंजाइनर ने झूठ बोला, 50 की चीज को झूठ बोलकर 60 में क्या कर दिया, ट्रांसफर। कह रहा बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। मैंने कहा अच्छा, 1,000 रुपए का एक्सपेंडिचर कंजाइनर का, हाँ जी, 2,000 रुपए का फ्रेट, 500 रुपए का गोदाम का रेंट, 600 रुपए के बैड डेट्स और 300 रुपए का इंश्योरेंस। मैंने कहा हाँ। उसके अलावा 4/5 गुड्स सेल कर दी 55,000 में, इस पे 10% कमीशन है और 1/5 गुड्स कहां बची रहेंगी, स्टॉक में। बाकी सारा क्वेश्चन क्या है, सेम। लो जी, अब इस क्वेश्चन को करना करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है समझे जरा ध्यान से। कंजाइनर ने 50,000 की कोस्ट वाला माल झूठ बोलकर 20% के लोड पर ट्रांसफर कर दिया। किस पे ट्रांसफर कर दिया, लोड पर ट्रांसफर कर दिया। इसको लोड बोला जाता है। 50,000 का 20% 10,000, मतलब कंजाइनर ने 50 की चीज झूठ बोल के 60 में ट्रांसफर कर दी। 1,000 रुपए का वही खर्चा, ये सारे खर्चे 4/5। बाकी सारा क्वेश्चन क्या है, सेम। और वो जो 30,000 का BRBP वाला था ना, वो भी क्या था, सेम। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करें। सॉल्यूशन टू एग्जांपल ऑफ इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस वाले गए एग्जाम्पल का हम क्या कर रहे हैं जी, सॉल्यूशन। तो मेरे साथ साथ क्या बनाएंगे आप, कंजाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी, ये बना लिया हमने कंजाइनमेंट अकाउंट। सर हम भी बना लें क्या आपके साथ, अरे ये कोई पूछने की बात है, बना ले नहीं बना लो। ठीक है सर, आप प्रैक्टिस करा के क्वेश्चन सही करा ही दोगे फाइनल एग्जाम में। मैंने कहा और क्या। कंजाइनमेंट अकाउंट, यहां पे क्या लिख दूं, पर्टिकुलर रुपीज। यहां पे भी क्या लिख दूं, पर्टिकुलर। और यहां पे भी क्या लिख दूं, रुपीज। मुझे उम्मीद है आपको सारा क्वेश्चन याद होगा। तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं, टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट 60,000। हाँ सर, हाँ हमें याद है। 50 वाली चीज हमने झूठ बोलकर कितने रुपए में ट्रांसफर कर दी, 60,000 रुपए में क्या कर दी जी, ट्रांसफर। तो जो लिखा था ना, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 50 की जगह हमने झूठ बोल के कितने में ट्रांसफर करी, 60 में ट्रांसफर कर दी। ठीक करा सर आपने, 60 में ट्रांसफर कर दी। अब एक बात बताओ, ये जो 60 में ट्रांसफर करी है, ये सच है कि झूठ है, झूठ है सर। इस 60,000 रुपए में से कोस्ट कितनी है, 50,000, और लोड कितना है, 10,000। तो 10,000 का झूठ इसमें शामिल है। हाँ सर, ये 10,000 का झूठ हटा दो। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,000 रुपए। और ये जो 10,000 रुपए का लोड हटता है, ये साल के आखिरी दिन हटता है। ठीक सर, ठीक। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, 50 डेबिट किया था। मैंने कहा अब 60 डेबिट करके 10 क्रेडिट कर दिया। 60 डेबिट करके 10 क्या कर दिया, क्रेडिट। बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम। उसके अलावा बताएं क्या था, यहां लिख देते हैं जी, टू बैंक। 1,000 रुपए कंजाइनर ने खर्च किए थे, हाँ जी। यहां लिख दीजिए टू वाई। वाई ने बड़े सारे खर्चे किए थे, जिन सबका टोटल कितना था, 3,400। बाय वाई, वाई ने सेल कितने रुपए की कर दी थी, 55,000 रुपीज की। इस पे कमीशन देना था, यहां लिख दीजिए टू वाई, 5,500 का क्या दे दिया, कमीशन। यहां तक तो है सब कुछ सेम। अब लगेगा दिमाग।
अच्छा सर, अब फिर दिमाग लगे। मैंने कहा और क्या, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना सिखा दूं तो क्या बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाएगा? आंसर इज नो। है सर, जब आप ये क्वेश्चन करा रहे थे तो आपने यही कहा था कि अगर मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना सिखा दूं तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आएगा। तो अब क्यों नहीं आएगा? अभी बताता हूं क्यों नहीं आएगा। पहले तो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करें। कैल आज क्या हो रहा है, स्पेलिंग ही गलत हो रही है। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कंजाइनर के कौन से खर्चे लेंगे सर? सारे। कंजाइनी के कौन से खर्चे लेंगे? गोदाम में पहुंचने से पहले। कंजाइनर के सारे खर्चे याद करें, 60,000 प्लस 1,000, दिस कम्स टू 61,000। कंजाइनी के गोदाम में पहुंचने से पहले के सिर्फ कितने खर्चे थे? 2,000 फ्रेट के। टोटल भी कितने होंगे? 2,000। 61,000 का 1/5 और 2,000 का 1/5, ये तो फिर वही हो गया 400। 61,000 का 1/5, 61,000 डिवाइडेड बाई 5, दिस कम्स टू 12,200। 12,200, 400 कितना हो गया? 12,600। सर प्लीज सर बताओ ना सर, 61 और 2 63,000, 63,000 का अगर हम 1/5 करते हैं तो ये भी तो 12,600 आएगा। क्या हम आज कर सकते हैं ऐसा? अरे नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ये फॉर्मूला कभी ना कभी पिट जाएगा। मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई? 12,600। लो जी, मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिख दी 12,600। यहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता। क्या इस क्या इस 60,000 में झूठ था? हाँ सर था। कितना झूठ था? 10,000। मैंने हटा दिया? हाँ सर हटा दिया। मेरा अगला क्वेश्चन, क्या इस 12,600 में 12,600 में भी झूठ है? हाँ सर इसमें भी झूठ है। कितना झूठ है वो देखने की कोशिश करते हैं। सर टोटल झूठ, अब मैं झूठ को टेक्निकली वर्ड बोलूंगा, टोटल लोड 10,000 रुपए का था। हाँ जी 10,000 रुपए का था। भाई टोटल झूठ कितना था? 10,000। इसमें से कितनी गुड्स सेल हो चुकी? 4/5 गुड्स क्या हो चुकी? सेल। तो 1/5 गुड्स कहां पड़ी हुई है? स्टॉक में। तो इस लोड में से 1/5 लोड स्टॉक में पड़ा होगा। हाँ सर, तो 10,000 का 1/5 कितना हो गया? 2,000। इसका मतलब इस 12,600 में 2,000 रुपए का झूठ है। वो झूठ हटाने के लिए मुझे वापस क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अच्छा, डेबिट में मैं झूठ लिखूं तो इस झूठ को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और क्रेडिट में मैं अगर कुछ झूठ लिख दूं तो इस झूठ को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। इसमें कितना लोड है? 10,000 हटा दो। इसमें कितना लोड है? 2,000 हटा दो। हटा दिया। सर इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? इसका नाम रखा जाएगा स्टॉक रिजर्व। क्या रखा जाएगा जी? इसका नाम स्टॉक रिजर्व। मुझे उम्मीद है स्टॉक रिजर्व आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूं, स्टॉक रिजर्व निकालना बड़ा आसान है। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? टोटल लोड। टोटल लोड कितना है जी? 10,000। अब इसमें से स्टॉक कितना बचा पड़ा है? 1/5। तो इसका 1/5 2,000, ये 2,000 रुपीज सीधा आपका क्या आ गया? स्टॉक रिजर्व। अब इसको बंद करने की कोशिश करते हैं। 55,000 plus 10,000 plus 12,600, this comes to 77,600, this comes to 77,600, 77,600 माइनस करें 60, माइनस करें 1, माइनस 3,400, माइनस 5500, दिस कम्स टू, और माइनस क्या करें 2,000, दिस कम्स टू 5,700। इसके आगे क्या लिख दूं? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये क्या चीज है? एक्स ने जब वाई को कंजाई नहीं रखा तो एक साल में क्या कमाया? सर इसी क्वेश्चन को जब बिना लोड के करा था तब भी प्रॉफिट 5700 था। मैंने कहा और क्या, और अब भी प्रॉफिट कितना है? 5700। अरे प्रॉफिट थोड़ी ना गलत हो जाएगा, ये तो हम उसको झूठ बता रहे हैं। हमने दो झूठ बोले। हमने पहला झूठ क्या बोला? कि चीज 50 की नहीं कितने की है? 60 की। मैंने झूठ हटा दिया, बाकी सब कुछ वही है अगर आप ध्यान से देखें तो। फिर क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू अलग आ गई। पिछली बारी 10,600 आ रही थी, अब 12,600 आ रही है। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना झूठ है? 2,000 का। ये झूठ मैंने फिर से हटा दिया। मैं इसको फिर से क्या कर देता हूं आपके लिए? हाईलाइट। ये जो मैंने ऑरेंज से कलर से हाईलाइट किया है, ये चीज नहीं है, बाकी सब कुछ क्या है? सेम। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका प्रॉफिट जो आएगा वो क्या आएगा? सेम। क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट किस चीज का प्रॉफिट बताता है? कंसाइनी रखने का प्रॉफिट बताता है। अरे भाई कंसाइनी रखने का प्रॉफिट तो सेम आएगा।
हाँ सर, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि कंजाइनी रखने से जो प्रॉफिट आएगा, चाहे मैंने गुड्स कॉस्ट पे ट्रांसफर कर रखी हैं, चाहे मैंने गुड्स इनवाइस प्राइस पे ट्रांसफर कर रखी हैं, मेरा प्रॉफिट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है सर। और बताओ इस चैप्टर में और क्या चीज है। आज मैं आपको दो चीजों से इंट्रोड्यूस करा देता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उन सब की। इस चैप्टर में समझने के लिए क्या क्या चीजें हैं। पहली बात इस चैप्टर में समझने के लिए है क्लोजिंग स्टॉक। हाँ सर, ये हम कर चुके। दूसरी चीज इस चैप्टर में समझने के लिए है वो है इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस और जिसको आप कहते हो अबाउट कॉस्ट। सर इसका भी हमने क्वेश्चन कर लिया। तीसरी चीज इसके अंदर समझने की है कमीशन। और सर कमीशन का क्या है, आपने कराया तो था 55,000 का 10% कमीशन। अरे नहीं, और भी कई चीजें आएंगी इस कमीशन के अंदर। और फोर्थ पॉइंट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो बात किस चीज की है, लॉस की। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ लॉस। लॉस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल लॉस एंड सेकंड इज एबनॉर्मल लॉस। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते समय कंजाइनर के कौन से खर्चे लेने हैं, सारे। कंजाइनी के कौन से खर्चे लेने हैं गोदाम में पहुंचने से पहले। इसका क्लोजिंग स्टॉक में से हिस्सा, इसका क्लोजिंग स्टॉक में से हिस्सा अलग अलग निकाल के उसका क्या करना है, टोटल। इन दोनों का टोटल करके उसमें से क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा निकालोगे तो हो सकता है आंसर सही आए, हो सकता है आंसर क्या आ जाए गलत, लेकिन अलग अलग निकालोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, सही। और अलग अलग क्यों निकालने हैं, क्योंकि आगे चल के हमें लॉस की चर्चा करनी है और वो टाइम हमारा आ गया, एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक समझ में आ गया, कंजाइनर के सारे खर्चे लेने, कंजाइनी के गोदाम में पहुंचने से पहले अलग अलग लेने, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक आ गया, बात खत्म। इनवाइस प्राइस आपने करा दिया, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट में झूठ बोला, झूठ हटाने के लिए क्रेडिट करा। क्लोजिंग स्टॉक में लोड शामिल है, झूठ शामिल है, हटाने के लिए डेबिट करा, डेबिट का नाम रख दिया स्टॉक रिजर्व। ये दो चीजें हम कर चुके। अब बारी आती है जी कमीशन की, और बारी किसकी आती है, लॉस की। मैं थियोरटिकली कमीशन और थियोरटिकली लॉस आज आपको सिखा रहा हूं, प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है सर। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर कमीशन। हे भगवान सर, अगर हम ये कमीशन और अगर हम ये लॉस ध्यान से कर लें तो चैप्टर खत्म। मैंने कहा और क्या खत्म। देयर आर थ्री टाइप ऑफ कमीशन इन दिस चैप्टर। तीन कमीशन दिए जाएंगे इस चैप्टर में। पहले का नाम है ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा है डेल क्रेडे, CREDE, डेल क्रेडे कमीशन, और तीसरा क्या है, ओवर राइडिंग कमीशन। कमीशन नंबर 1 ऑर्डिनरी कमीशन, कमीशन नंबर 2 डेल क्रेडिट कमीशन, कमीशन नंबर 3 ओवर राइडिंग कमीशन। इन तीनों कमीशन को बड़े ध्यान से देखना स्टार्ट करते हैं। सर अरे ऑर्डिनरी कमीशन तो हम निकाल चुके। मैंने कहा और क्या, याद करो पहले क्वेश्चन में सेल कितनी की थी, 55,000। इसमें कमीशन कितना था, 10%। सीधा सीधा कमीशन कितना आ गया था, सेल का 10%, 5,500। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी कमीशन। तो समझने वाला कमीशन कौन सा है, डेल क्रेडिट और ओवर राइडिंग। सबसे पहले बात करते हैं सेकंड कमीशन की, दैट इज डेल क्रेडिट कमीशन। अब ध्यान से सुनना। हाँ सर, क्या सुने ध्यान से, देखो भाई, एक है कंजाइनर मैंने कहा, एक है कंजाइनी मैंने कहा। कंजाइनी को सेल पर क्या मिलता है, कमीशन। बिल्कुल सही बात है। तो कंजाइनी अपने इस कमीशन के चक्कर में सेल को इंक्रीज करना चाहेगा। हाँ सर, सेल को इंक्रीज करना चाहेगा। अब सेल इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट सेल करनी पड़ेगी। हाँ सर, क्रेडिट सेल करनी पड़ेगी। अब क्रेडिट सेल होगी तो बैड डेट्स भी होंगे। हाँ सर, बैड डेट्स भी होंगे। और ये बैड डेट्स कंजाइनर का एक्सपेंडिचर होता है, अगर आपको याद हो तो। सर बैड डेट्स कंजाइनर का एक्सपेंडिचर होता है, मैं प्रूव करता हूं आपको। ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। ये वाई ने फ्रेट के दिए थे, गोदाम का रेंट दिया था, इंश्योरेंस दिया था, बैड डेट्स वो एक्सपेंडिचर माना था। किसने, कंजाइनर ने। बुक्स किसकी थी, कंजाइनर की। खर्चा कौन मान रहा है, कंजाइनर। अच्छा, बैड डेट्स का जो खर्चा है वो है कंजाइनर का, और इसको उधार सेल किसने करा है, कंजाइनी ने। और कंजाइनी ने उधार सेल क्यों करा है, अपने कमीशन के चक्कर में। कंजाइनर तो खून क्या शुरू होएगा, कहेगा नलायक तूने आपने जरा से 5-10-20% कमीशन के चक्कर में गंदे आदमी को तूने उधार माल बेच दिया, वो नलायक पैसे नहीं दे रहा, बैड डेट्स हो गए, अब वो शहर छोड़ के भाग गया, अब क्या करें।
तो कंजाइनर तो चिंता में आ गया। कंजाइनर कहता है भाई तेरे कमीशन के चक्कर में मेरे को देखो कितना नुकसान हो रहा है। अब दो बातें, कौन सी दो बातें? या तो कंजाइनर कंजाइनी को डेल क्रेडे कमीशन नहीं देगा, ठीक है जी। दूसरी बात तो सर हमें पता ही है, बताओ। या कंजाइनर कंजाइनी को डेल क्रेडे कमीशन पे करेगा। ये इधर कर देता हूं। या तो कंजाइनर कंजाइनी को डेल क्रेडे कमीशन नहीं देगा, जैसा कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में था। हाँ सर, अगर कंजाइनर ने कंजाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया तो बैड डेट्स के लिए कौन जिम्मेवार होगा? कंजाइनर। बैड डेट्स के लिए कौन जिम्मेवार होगा? कंजाइनर। लेकिन अगर कंजाइनर ने कंजाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन दे दिया, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो बैड डेट्स के लिए कौन जिम्मेवार होगा? कंजाइनी। अगर बैड डेट्स के लिए जिम्मेवार कंजाइनी होगा तो बैड डेट्स की एंट्री भी कौन करेगा? कंजाइनी। और अभी तक हम कंजाइनर की बुक्स बना रहे हैं। अब अगर मैं इस सिचुएशन में कंजाइनर की बुक्स बनाऊंगा तो बैड डेट्स को खर्चा नहीं दिखाऊंगा, जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में 600 रुपए का बैड डेट्स डेबिट किया था। हाँ सर, देखो एक बात और सुनो, अगर मैं यहां पे 600 रुपए का बैड डेट्स हटाना चाहता हूं तो मुझे इस ऑर्डिनरी कमीशन के साथ डेल क्रेडिट कमीशन भी देना पड़ेगा। हाँ सर सही बात है भाई, आप हो कंजाइनर तो आप फंस गए। या तो डेल क्रेडिट कमीशन देके बैड डेट से बच जाओ, या बैड डेट्स लेकर डेल क्रेडिट कमीशन से बच जाओ। लो सर, अगर आप डेल क्रेडिट कमीशन नहीं देते तो बैड डेट्स के लिए जिम्मेवार होगे। आपका मतलब है कंजाइनर, क्योंकि अब तक हम कंजाइनर की बुक्स बनाने सीख रहे हैं। अगर कंजाइनर डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा है तो बैड डेट से बच जाएगा, और अगर कंजाइनर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहा तो बैड डेट्स के लिए जिम्मेवार हो जाएगा। मतलब कंजाइनर तो फंसेगा ही फंसेगा, या तो डेल क्रेडिट कमीशन देगा या बैड डेट्स लेगा, दोनों में से एक चॉइस है उसकी है। अगर आपको लगता है डेल क्रेडिट कमीशन देकर 2%, 4%, 5% कमीशन देकर बैड डेट्स के नुकसान से बचना ज्यादा अच्छा है तो डेल क्रेडिट कमीशन दे दो। उसको कहो तू माल बेच, उधार बेच, में अपने को कोई टेंशन नहीं है, बैड डेट्स के लिए तू जिम्मेवार। ऑर्डिनरी कमीशन जो तुम्हें मिलता है 5500 रुपए ऑर्डिनरी कमीशन के अलावा तुम्हें डेल क्रेडिट कमीशन भी मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर डेल क्रेडिट कमीशन ही नहीं दिया गया तो डेल क्रेडिट कमीशन कंजाइनमेंट अकाउंट में कहीं जाएगा क्या? है? अरे जब डेल क्रेडिट कमीशन ही नहीं दिया तो कंजाइनमेंट अकाउंट में वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर डेल क्रेडिट कमीशन दे रखा है तो क्या डेल क्रेडिट कमीशन कंजाइनमेंट अकाउंट में जाएगा? आंसर इज यस। और कहां जाएगा? डेबिट जाएगा। अरे बात तो एक ही है ना, अगर डेल क्रेडिट कमीशन डेबिट जाएगा तो बैड डेट्स डेबिट नहीं होगा, और अगर बैड डेट्स डेबिट होगा तो डेल क्रेडिट कमीशन डेबिट नहीं होगा इन द बुक्स ऑफ कंजाइनमेंट एंड इन कंजाइनमेंट अकाउंट। अच्छा सर, अब बात समझ में आई। मैं हूं कंजाइनर, मैं कौन हूं जी? कंजाइनर। मैं मालिक हूं, मैं प्रिंसिपल हूं। मैंने एजेंट को कहा देख ये कमीशन पकड़, डेल क्रेडिट कमीशन पकड़, बैड डेट्स के लिए तेरी जिम्मेवारी, उधार बेच नकद बेच तेरी सिरदर्दी। मैंने तो कंजाइनर ने तो डेल क्रेडिट कमीशन देके अपनी जान छुड़ा ली, और अगर मैं डेल क्रेडिट कमीशन नहीं देता तो सामने वाला उधार माल बेचेगा, सामने वाला मतलब कंजाइनी उधार माल बेचेगा, और वहां पे अगर कोई बैड डेट्स हो गए तो वो मुझे भुगतने पड़ेंगे। तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि डेल क्रेडिट कमीशन दूं या ना दूं। अब बच्चे पूछते हैं सर डेल क्रेडिट कमीशन देने में फायदा कब होता है, नुकसान कब होता है? अरे हम इनकी चर्चा करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। डेल क्रेडिट कमीशन देना या ना देना एग्रीमेंट पे डिपेंड है। हम अकाउंटेंट आदमी हैं, डेल क्रेडिट कमीशन देना है तो डेल क्रेडिट कमीशन डेबिट कर दो, फिर बैड डेट्स डेबिट नहीं करना। डेल क्रेडिट कमीशन नहीं देना तो मत दो, अब बैड डेट्स हो गया तो उसको डेबिट कर देना, खत्म। डेल क्रेडिट कमीशन इज खत्म। ठीक है सर, डेल क्रेडिट कमीशन हो गया खत्म। बारी किसकी आई? ओवर राइडिंग कमीशन। अब सुनना स्टार्ट करें बड़े ध्यान से। ओवर राइडिंग कमीशन, लो जी मेरे साथ साथ सुनना स्टार्ट करें। ओवर राइडिंग कमीशन, सर इसका तो नाम ही बड़ा अच्छा लग रहा है, ओवर राइडिंग कमीशन।
समझ लेना ध्यान से। एक है कंजाइनर, एक है कंजाइनी। कंजाइनर ने 100 रुपए की चीज कंजाइनी को 100 रुपए में ट्रांसफर करी और उसको कहा कि भाई साहब 120 में सेल करना, आपको 120 पे 10% कमीशन मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इस कंजाइनी को एक कस्टमर फंस गया, मूर्ख कस्टमर फंस गया, जिसको कंजाइनी ने माल 130 रुपए में चेप दिया। सर ये कैसे कैसे वर्ड यूज कर दो, चेप दिया। अरे जब कंजाइनर ने कंजाइनी को कहा है कि भाई ये 100 रुपए की चीज है, आप 120 में बेचना, आपको 120 पे कमीशन मिलेगा, तो कंजाइनी ने किसी मूर्ख कस्टमर को ये माल 130 रुपए में चेप दिया, बेच दिया। अब अगर इस 130 पर 10% कमीशन मिले तो कितना कमीशन मिलेगा? 13 रुपीज। और इस 120 पे 10% का कमीशन मिले तो कितना कमीशन मिलेगा? 12 रुपीज। अब एज ए कंजाइनी आप खून क्या शुरू हो गए? हाँ सर, मैं कंजाइनी हूं, मैं क्या सोचूंगा? देख भाई, मैं जब 120 में बेच रहा था तो मेरे को कमीशन कितना मिल रहा था? 12। मैंने कहा हाँ। इस 120 में बेचने के बावजूद, 12 रुपए कमीशन मिलने के बावजूद, मेरी वजह से, कंजाइनी की वजह से कंजाइनर कुछ ना कुछ कमा रहा था। हाँ सर, कमा रहा था। अब 120 वाली चीज 130 में बेच दी। हाँ जी, तो ये 10 रुपए जो एक्स्ट्रा अर्निंग होगी, जो 10 रुपए एक्स्ट्रा अर्निंग होगी, ये तो प्योर और प्योर कंजाइनी की वजह से हुई है, क्योंकि कंजाइनी ने कस्टमर को माल चेपा है। हाँ सर, सही बात है। अब इस 10 रुपए में से अगर इसको सिर्फ एक मिले, 12 और 13 का डिफरेंस एक मिले, तो इसको तो 9 रुपए खाम खा के मिल गए। तो कंजाइनी कहेगा साहब ये गलत है, ये मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तुम कह रहे हो चीज 120 की बेचो, मैं तुम्हें 12 रुपए कमीशन दूंगा, मैंने चीज 130 की बेच दी, तो इस 10 में जो हिसाब है वो 10% का नहीं होगा, उसका हिसाब और कुछ रखो। हाँ सर, सही बात है, उसका हिसाब और कुछ रखना पड़ेगा। अब 3 वर्ड समझने स्टार्ट करें। कॉस्ट, इनवाइस प्राइस, सेल प्राइस। 3 चीजें हैं जी। कॉस्ट 100 रुपया, इनवाइस प्राइस 120, सेल प्राइस 130। ठीक है जी। हाँ जी। अब आपको कौन कौन से कमीशन देने हैं? सर एक तो ऑर्डिनरी कमीशन देना है। हाँ जी। एक सर हमारे को डेल क्रेडे कमीशन देना है, और एक हमारे को क्या देना है? ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग तो जब मिलेगा व्हेन सेल प्राइस इज ग्रेटर देन इनवाइस प्राइस, तो इस सिचुएशन में ओवर राइडिंग मिलेगा। ऑर्डिनरी कमीशन हर सिचुएशन में मिलेगा, डेल क्रेडिट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ठीक है सर, एक क्वेश्चन में या तो एक कमीशन होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे। ठीक है जी। मान लो क्वेश्चन में कहता है ऑर्डिनरी कमीशन इज 10%, ऑर्डिनरी कमीशन इज 10% ऑफ सेल एट इनवाइस प्राइस। तो आप क्या करोगे? इनवाइस प्राइस कितना है? 120, तो आप 120 पे 10% ऑर्डिनरी कमीशन दे दोगे। सर उसने तो चीज 130 में बेची है। अरे मैं कह रहा हूं उसने चीज 5 लाख में बेची हो। सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? एग्रीमेंट। लो में आप पढ़ेंगे कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा वर्ड है वो क्या है? एग्रीमेंट। कंजाइनर और कंजाइनी इस बात पर एग्री हो गए हैं कि ऑर्डिनरी कमीशन इनवाइस प्राइस का 10% होगा, तो बात खत्म। तुम नालायक अकाउंटेंट आदमी हो, एंट्री करो। तुम ऐसे क्यों कह सकते हो कि सर चीज जब 130 में बेची है तो 130 पे कमीशन लगेगा? ना, अगले ने कहा है, क्या कहा है? इनवाइस प्राइस पे ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा तो 120 पे 10% दोगे। अगर क्वेश्चन में कहता है ऑर्डिनरी कमीशन इज 10% ऑफ सेल एट सेल प्राइस, मतलब इसको इंग्लिश में आप ठीक कर लेना, ऑर्डिनरी कमीशन इज 10% एट सेल प्राइस, तो भैया इस सिचुएशन में सेल प्राइस कितना है? 130। तो यहां पर जो कमीशन मिलेगा वो 120 पे 10% मिलेगा, यहां पर जो कमीशन मिलेगा वो 130 पे 10% मिलेगा। ये और ये किसकी बात हो रही है? ऑर्डिनरी कमीशन की बात हो रही है। ठीक है जी। बारी किसकी आई? ओवर राइडिंग कमीशन। सर डेल क्रेडे, अरे डेल क्रेडे भी ऐसे दे रखा होगा जैसे ऑर्डिनरी कमीशन दे रखा होगा, वैसे ही डेल क्रेडे कमीशन दे रखा होगा कि डेल क्रेडे कमीशन इनवाइस का 10% है या सेल प्राइस का 10% है। ठीक है सर। ओवर राइडिंग कमीशन को ध्यान से देखना पड़ेगा। ओवर राइडिंग कमीशन में 3 बातें बोल सकता है। कितनी बातें बोल सकता है? 3। कहेगा ओवर राइडिंग कमीशन इज 5% ऑन सेल प्राइस।
अब बताओ जी सेल प्राइस क्या है? सर सेल प्राइस तो 130 था। मैंने कहा तो 130 पे 5% कमीशन दे दे। मैंने कहा दूसरी बात क्या बोलेगा? ओवर राइडिंग कमीशन इज 5% ऑन अबाउ इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस से ऊपर जो मेरा सेल प्राइस है, इनवाइस प्राइस कितना था 120, सेल प्राइस कितना है 130, इनवाइस से सेल कितना ज्यादा है 10 रुपया, तो कह रहा है इस 10 पे ओवर राइडिंग दे दो। इस 10 पे क्या दे दो? ओवर राइडिंग। ठीक है सर। कोई तीसरा केस भी हो सकता है क्या? तीसरा केस हालांकि मैंने कभी देखा नहीं है, वो और भी कुछ बोल सकता है कि भैया मैं मैक्सिमम ओवर राइडिंग कमीशन दूंगा 5 रुपए पर पीस, 5 रुपए पर यूनिट। हालांकि अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो आप कर लेना, लेकिन नॉर्मली हम यही देखते हैं कि सेल प्राइस पे ओवर राइडिंग लगना है या इनवाइस प्राइस से ऊपर जो सेल प्राइस है उस पे देना है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में सरप्लस भी बोला जाता है। कहां गया मेरा अजीब से रंग का पेन? मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहां गया। इसको 10 रुपए को सरप्लस भी बोला जाता है। अब अगर आप इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने लगेंगे तो 4 बनेंगे हैं। 4 कैसे बनेंगे? देखो, ऑर्डिनरी कमीशन इनवाइस प्राइस का, ठीक है जी, ओवर राइडिंग कमीशन सेल प्राइस का, कॉम्बिनेशन नंबर 1। ऑर्डिनरी कमीशन इनवाइस प्राइस का, ओवर राइडिंग कमीशन अबाउ इनवाइस प्राइस का। 2 पॉइंट हो गए। हाँ जी। ऑर्डिनरी कमीशन सेल प्राइस का, ओवर राइडिंग कमीशन सेल प्राइस का। 3 पॉइंट हो गए। हाँ जी। ऑर्डिनरी कमीशन सेल प्राइस पे, ओवर राइडिंग कमीशन अबाउ इनवाइस प्राइस से। 2 कॉम्बिनेशन और हो गए। हाँ जी। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 4। सर ये 4 कॉम्बिनेशन आप प्रैक्टिकली करके दिखाओ। मैंने कहा लो भाई लो, 4 प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन में करके दिखाता हूं और आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं तीनों फिगर सेम लूंगा। कौन कौन से फिगर? कॉस्ट प्राइस 100, इनवाइस प्राइस 120, सेल प्राइस 130। ठीक है जी। सबसे पहले देखो क्या कहता है। ऑर्डिनरी कमीशन ओवर राइडिंग कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन है 10%, ओवर राइडिंग कमीशन है 5%। ठीक है जी। केस नंबर 1, ऑर्डिनरी कमीशन है इनवाइस प्राइस पर और ओवर राइडिंग कमीशन है सेल प्राइस पर। खत्म। हाँ जी। इनवाइस प्राइस कितना है जी? 120, 120 का 10%, सेल प्राइस कितना जी? 130, 130 का 5%, इन दोनों का टोटल कमीशन आ जाएगा। बात खत्म। हाँ जी, बात खत्म। पॉइंट नंबर 2, ऑर्डिनरी कमीशन इनवाइस प्राइस पर, ठीक है जी, ओवर राइडिंग कमीशन सरप्लस पर। मुझे उम्मीद है आप सरप्लस समझ गए। इनवाइस प्राइस कितना था जी? 120, 120 का 10% प्लस सरप्लस कितना है? 10 रुपए का 5%, इसका जो टोटल आएगा वो आपका टोटल कमीशन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये 10 रुपीज का सरप्लस आपको समझ में आ गया है। हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3, ऑर्डिनरी कमीशन है सेल प्राइस पर और ओवर राइडिंग कमीशन है सेल प्राइस पर। सेल प्राइस कितना है? 130, तो 130 का 10% और 130 का 5%, जो भी आंसर आएगा वो आप यहां लिख देंगे। ठीक है जी। लास्ट और कर लो। 4th पॉइंट, ऑर्डिनरी कमीशन है सेल प्राइस का, ओवर राइडिंग कमीशन है सरप्लस का। सेल प्राइस कितना था जी? 130, 130 का 10% प्लस सरप्लस कितना था जी? सिर्फ 10, 10 का 5%, जो भी फिगर वाइज आएगा वो यहां लिख दो। अब इतनी डिटेल में समझाने के बाद बच्चे फिर बहस करते हैं और मैं कहूंगा नलायको अकाउंटेंट चुपचाप एंट्री करो। नहीं सर, पहले बताओ बच्चे क्या पूछते हैं। नलायक बच्चे जो आपसे पढ़ने आते हैं वो क्या पूछते हैं? नलायक बच्चे जो मेरे से पढ़ने आते हैं वो क्या पूछते हैं? सर इस 130 पे 10% दिया। मैंने कहा हाँ दिया। सर इस 130 पे फिर 5% दे दिया। मैंने कहा हाँ दिया। सर आपको नहीं लगता इस 130 पे 2 बार दे दिया? एक बार 10 भी दे दिया, एक बार 5 भी दे दिया। दे दिया तो दे दिया भाई। सबसे बड़ा बड़ कौन सा? एग्रीमेंट। आप इस बात पे कभी मेरे से चर्चा ना करें कि भैया डबल कमीशन दे दिया। अरे कमीशन देने वाला कौन? कंजाइनर। कमीशन लेने वाला कौन? कंजाइनी। तुम नलायक कौन? अकाउंटेंट। एंट्री करो ना। नहीं सर देखो हमें ये सही लग रहा है। उसने 130 में माल बेचा, 120 पे अलग कमीशन दे दिया, 10 पे अलग कमीशन दे दिया। उसने 130 पे माल बेचा,
एक बार 130 पे दे दिया, 10 रुपए फालतू था तो उस फालतू पे अलग से कमीशन दे दिया। हमें तो ये वाली ऑप्शन अच्छी लग रही है या ये वाली ऑप्शन, अरे तुमसे अच्छी कौन सी ऑप्शन है पूछा ही नहीं है। सबसे बड़ा वर्ड कौन सा? एग्रीमेंट। अगलों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। ऑर्डिनरी कमीशन इनवाइस पे, ओवर राइडिंग सेल पे, ऑर्डिनरी इनवाइस पे, ओवर राइडिंग सरप्लस पे, ऑर्डिनरी सेल पे, ओवर राइडिंग सेल पे, ऑर्डिनरी सेल पे, ओवर राइडिंग सरप्लस पे मिलेगा। तो इन सब में से जो भी कॉम्बिनेशन हो चुपचाप वैसे क्वेश्चन को क्या कर देना? सोल्व। सर आपने ना दो कॉम्बिनेशन यहां छोड़ दिए। मैंने कहा कौन से? वो पर पीस वाले। अरे जब पर पीस वाला क्वेश्चन आएगा, पर पीस वाले दिमाग लगा के कर लेना। वो कहेगा कि मैंने 100 पीस बेचे हैं तो हर एक पीस पे 5 रुपए और कमीशन दे दो, तो और कमीशन दे देना। वो तो जब प्रैक्टिकल आएगा मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। और ऐसे करोगे तो फिर आपके इसके साथ एक कॉम्बिनेशन और इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन, टोटल 2 कॉम्बिनेशन और बन जाएंगे। फिलहाल ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा सर, आपने आज आते ही बताया था कि एक तो क्लोजिंग स्टॉक समझने का है, वो हमने कर लिया। एक इनवाइस प्राइस समझने का है, वो हमने कर लिया। एक कमीशन थे 3, वो हमने कर लिए। बचा क्या? लॉस। सर लॉस भी आज ही कराओगे क्या? मैंने कहा और क्या, लॉस भी आज ही करेंगे। थियोरिटिकली, प्रैक्टिकली करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पेज नंबर 9। हे भगवान, पेज नंबर 9 पे पहुंच गए आज हम। जी हाँ, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? लॉस की। लॉस दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। इस नॉर्मल लॉस और इस एबनॉर्मल लॉस की वजह से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में बहुत बहुत फर्क आएगा। वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है जी, वो हम ध्यान से देखेंगे। पहले बताओ नॉर्मल लॉस क्या होते हैं? ऐसे लॉस जो नॉर्मल बिजनेस सर्कमस्टांसेस में होते ही होते हैं। कोई माई का लाल इनको रिड्यूस या मना नहीं कर सकता। ऐसे लॉस कौन से लॉस होते हैं? नॉर्मल लॉस। ऐसे लॉस जो एब नॉर्मल रीजन की वजह से होते हैं, हमारा एक लेवल तक इसके ऊपर क्या होता है? कंट्रोल। तो ऐसे लॉस कौन से होते हैं? एबनॉर्मल लॉस। हम चाहें तो इस एबनॉर्मल लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, इवन जीरो भी कर सकते हैं। इतना सब कुछ समझाने के बाद मैं एक लाइन बोलता हूं, सारे डिफरेंस क्लियर हो जाते हैं। जिस लॉस का मार्केट में इंश्योरेंस अवेलेबल है वो एबनॉर्मल लॉस है, और जिस लॉस का मार्केट में इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है वो नॉर्मल लॉस है। कोई माई का लाल इस लॉस को नेग्लिजिबल कर ही नहीं सकता। ये प्रोसेस का लॉस है, होगा ही होगा। एग्जाम्पल दो सर, जब समझ में आएगी बात। मैंने कहा लो एग्जाम्पल लो। मैं 1 लीटर दूध लाया, ठीक करा सर। 1 लीटर में 1000 ग्राम होता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने इसको गर्म किया। मैंने इसको क्या किया? गर्म किया। सोच के बताओ, गर्म करने के बाद क्या ये 1000 ग्राम उतरेगा या 50, 60, 100 ग्राम हवा में उड़ जाएगा? सर 50, 60, 100 ग्राम हवा में उड़ गया। हमने एग्जांपल लिया कि 50 ग्राम हवा में उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, तो बाकी कितना बचा? 950 ग्राम। क्या 50 ग्राम का लॉस हो गया? यस। किसी भी तरीके का जुगाड़ करके हम इस नॉर्मल लॉस को कम कर सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं इंश्योरेंस कंपनी को बुलाता हूं। मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी कहती है यस सर। मैंने कहा इधर आ। मैंने कहा देख, मैं दूध गर्म कर रहा हूं, दूध गर्म करने के बाद 1 लीटर ना उतरा तो तेरे से पैसे लूंगा, बता मेरा बीमा करेगी क्या? इंश्योरेंस कंपनी कहेगी पागल है क्या, पूरी दुनिया को पता है भाई ये लॉस होना ही होना है, तो मैं काहे का तेरा बीमा करूं? इंश्योरेंस कंपनी इस लॉस का बीमा ही नहीं करेगी। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखो, थेफ्ट है, फायर है, एक्सीडेंट है, इन सब का क्या मार्केट में इंश्योरेंस अवेलेबल होता है? यस। ये कौन से लॉस हैं? एबनॉर्मल। ये क्या नॉर्मल बिजनेस सर्कमस्टांसेस में होते हैं? नहीं। क्या ये एबनॉर्मल रीजन की वजह से होते हैं? यस। लेकिन क्या मेरा इन पे कंट्रोल होता है? एक लेवल तक आपका इन पे कंट्रोल होता है, लेकिन नॉर्मल में तो वो भी नहीं होता, आपका कंट्रोल वो भी नहीं होता। यहां पर आप एक लेवल से कंट्रोल कर सकते हो। सर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो ना, आपको लगता है चोरी होने का डर है तो क्या करोगे? मोटा ताला लगा लो। सर फिर भी चोरी होने का डर खत्म ना हो तो मैं कहता हूं कंप्यूटराइज लॉक लगवा लो। मैं कह रहा हूं सर अभी भी हमें चोरी होने का डर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, गेट कीपर बुला लो। सर गेट कीपर भी जो है ना मिली भक्त करके चोरी करवा देता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अलार्म सिस्टम कर दो। कह रहे फिर भी सर चोरी होने का डर है, अब क्या करें? मैं कहा कोई बात नहीं, मेरी तरह करा करो, रात को शटर में करंट छोड़ के आ जाओ और करंट इन्वर्टर के साथ लगा के आ जाओ। होगी ना चोरी, एक लेवल तक तो कम होगी ना? हाँ सर होगी। तो एक लेवल तक आपका क्या होता है? कंट्रोल।
फायर का आपको डर है तो फायर एक्सटिंग्विशमेंट लगाएं, अपने वर्कर को, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दें, ठीक है जी। इक्विपमेंट रखें कि आग लगते ही वो आग से कैसे निपटाएं। एक्सीडेंट की भी जो है ना हम एक लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान से काम कर सकते हैं, ठीक है सर। एबनॉर्मल का इंश्योरेंस होता है, नॉर्मल का इंश्योरेंस नहीं होता, ये मेन डिफरेंस है। बाकी आप समझ गए, नॉर्मल बिजनेस सर्कमस्टेंसेस में जो लॉस होगा ही होगा, और जिस लॉस के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, कोई माइकल इस लॉस को रिड्यूस नहीं कर सकता, एलिमिनेट नहीं कर सकता, और बीमा भी नहीं होता। नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस, ठीक है सर। फिर फर्क क्या पड़ेगा नॉर्मल लॉस से और एबनॉर्मल लॉस से? अब और ध्यान से समझना है आपको, नॉर्मल लॉस के लिए जिम्मेवार होता है कस्टमर, है। नॉर्मल लॉस के लिए जिम्मेवार कौन होता है? कस्टमर। और एबनॉर्मल लॉस के लिए जिम्मेवार कौन होता है? प्रोड्यूसर, और यू कैन से दैट मैन्युफैक्चरर। अच्छा जी, एबनॉर्मल लॉस के लिए कौन जिम्मेवार है? प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर। लेकिन नॉर्मल लॉस के लिए कौन जिम्मेवार है? कस्टमर। सर कस्टमर कैसे जिम्मेवार होगा? हम नॉर्मल लॉस को कॉस्ट में ऐड कर देंगे। जब इस ऐड की हुई कॉस्ट में रीजनेबल प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगा, और ये सेल प्राइस किस से चार्ज किया जाएगा? कस्टमर से। इसका मतलब नॉर्मल लॉस कस्टमर से चार्ज किया जाएगा। लेकिन एबनॉर्मल लॉस में ऐसा नहीं हो सकता। मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मैं 1000 ग्राम दूध लेकर आया, हाँ सर वही 1 लीटर दूध लेकर आया, फॉर एग्जांपल मैं 70 रुपए का लेकर आया, ठीक करा सर। मैंने इसको गर्म किया, आग लगाई, तो मेरे 20 रुपए खर्च हो गए। मैंने इसमें चीनी इलायची डाली, 10 रुपए खर्च हो गए। मेरे टोटल कितने रुपए खर्च हो गए? 100। अब जब मैं इसको गर्म किया तो 900 ग्राम दूध निकल के सामने आया। 900 ग्राम गर्म दूध जिसके अंदर चीनी मिली हुई, इलायची मिली हुई है, और मैं कसौरे में डाल के बेचता हूं। ये 900 ग्राम दूध मेरा 100 रुपए बन के तैयार हुआ है। अगर मैं 20 रुपए का प्रॉफिट चाहता हूं तो मैं कितने बेचूंगा? 120 रुपए में। अब सोच के बताओ, 120 रुपए में 1000 ग्राम बेच पाऊंगा कि 900? सर 900। तो मैं 900 ग्राम दूध का सेल प्राइस 120 रुपए रखकर 20 रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा। इसका मतलब जो 100 ग्राम उड़ गया, जो 100 ग्राम उड़ गया, उसके लिए मैंने किसको जिम्मेदार ठहरा दिया? कस्टमर को। मैंने तो वो पैसे कस्टमर के से ही चार्ज कर लिए, क्योंकि मैं अब 900 ग्राम के 120 रुपए ले रहा हूं। लेकिन इस 1000 ग्राम में से 400 ग्राम मेरा दूध खिंड जाए, तो क्या बचे हुए 600 ग्राम के लिए मैं 120 रुपए चार्ज कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा पड़ोसी तो 900 ग्राम दे रहा होगा दूध 120 रुपए में, और मैं कस्टमर को ये थोड़ी कहूंगा मेरा गलती से पैर लग गया था, 400 ग्राम दूध खिंड गया, मेरे को नुकसान हो गया, अब तुम 600 ग्राम दूध लो 120 रुपए में। कस्टमर करेगा भागना यहां से, नालायक, तेरी गलती, तू जिम्मेवार, प्रोड्यूसर तू, मैन्युफैक्चरर तू जिम्मेवार। हाँ सर, ये बात भी समझ में आ गई। प्रोड्यूसर तू, मैन्युफैक्चरर तू जिम्मेवार। नॉर्मल लॉस के लिए कौन जिम्मेवार? कस्टमर। सर एक काम और करो। मैंने कहा बताओ क्या करो? सर ये दूध वूध वाला एग्जांपल ना कम समझ में आया, कोई और ऐसा धुरंधर सा एग्जांपल दो कि हमें नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस फिर अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने कहा लो यार लो, क्या याद रखोगे तुम, एक एग्जांपल और लो। ये इंटर में मैं यूज करता हूं ये एग्जांपल। मैं गया एक दर्जी के पास, दर्जी, टेलर। मैं टेलर को 1 मीटर कपड़ा दिया और कहा भाई साहब मेरी बढ़िया सी कमीज सील देना जो मैंने पहन रखी है। दर्जी ने मेरा माप लिया, 1 मीटर कपड़ा लिया और मेरी कमीज सील दी। दर्जी का फोन आया, कह रहे साहब कालरा साहब आ जाओ, आपकी कमीज तैयार है। मैंने कमीज पहन के देखी, बिल्कुल फिट आ रही थी मेरे को कमीज। देखो कितनी अच्छी लग रही है मेरे को कमीज, बिल्कुल फिट आ रही है। मैं इसको ऐसे ऐसे करके देख रहा था तो जमीन पे इसी कपड़े के टुकड़े पड़े थे, जिसको हिंदी में कत्तर बोलते हैं, कपड़े की कत्तर। मतलब जब इस 1 मीटर कपड़े को काटा गया मेरे साइज के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, तो इसके छोटे 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 पीस बच गए। उस पीस को हिंदी में बोलते हैं कत्तर। और जो काम की चीज थी उसने जोड़ जाड़ के मेरी कमीज बना दी। कुछ कपड़े के टुकड़े बच गए छोटे छोटे। ये कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। ये कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। मैंने दर्जी को कहा ओ नलायक, तूने मेरे 1 मीटर कपड़े में से देख कितना कपड़ा खराब कर दिया, ये कपड़ा तो मेरी शर्ट में लगा ही नहीं। तो दर्जी क्या कहेगा? साहब आप तो टीचर हो, आप तो रोज पढ़ाते हो, नॉर्मल लॉस है नॉर्मल लॉस, ये तो नॉर्मल लॉस है। आप ये
टुकड़े कपड़े के बचाए बिना, इस नॉर्मल लॉस को करे बिना क्लोथ से शर्ट बना ही नहीं सकते। और इस लॉस के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। अपनी कत्तर उठा और जा। दर्जी मेरे को कहता है अपनी कत्तर ले जा, मैं जिम्मेवार इसके लिए नहीं हूं, मैं इस लॉस के लिए जिम्मेवार नहीं हूं। मैंने कहा अच्छा, बात तेरी सही है। थोड़े दिनों बाद मैं एक और दर्जी के पास गया और मैंने उसको 1 मीटर क्या दिया, क्लोथ। उस दर्जी ने मेरा क्या ले लिया, साइज। उस दर्जी ने गलती से गलत कपड़ा काट दिया। ओहो, दर्जी ने गलती से गलत कपड़ा काट दिया। अब बताएं, अब जो कपड़ा यूज नहीं हो पा रहा वो नॉर्मल लॉस है कि एब नॉर्मल लॉस है? सर अब ये एबनॉर्मल लॉस है। अब दर्जी कहता है साहब मैंने आपका कपड़ा गलती से गलत काट दिया, आपकी कमीज नहीं बन पाएगी, मैं छोटे बच्चे की कमीज बना देता हूं। मैं कहूंगा ओ भाई मेरे को नहीं चाहिए तेरी कमीज, ला मेरे कपड़े के पैसे वापस दे। एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस के लिए कौन जिम्मेवार है? मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर जिम्मेवार है, दर्जी जिम्मेवार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है यहां तक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लोजिंग स्टॉक में क्या इंपैक्ट डालेंगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा पाऊंगा। आज के लिए इतना बहुत है। ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।